नमस्कार साथियों, टारगेट विद अंबुज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आज बात करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो मैं मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मतलब सामान्य ज्ञान का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको मैं करा रहा हूं। तो मैंने अभी तक 11 वीडियो कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा 11 वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, है ना। तो ये 12 नंबर की वीडियो है ना। तो इसमें मैं पहले क्वेश्चन पे चलूंगा। 2013 का ये सेट है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वेग का सूत्र है पूछा था। ऑप्शन ये है, मतलब क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन ये है दूरी का, और ऑप्शन बी है दूरी मतलब दूरी बटा इसका मतलब दूरी बटा समय। ऑप्शन बी है विस्थापन बटा समय। ऑप्शन सी है दूरी इंटू समय। ऑप्शन डी है चाल इंटू समय, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी बटा मतलब विस्थापन बटा समय, वेग का सूत्र होता है। ठीक बात। तो ये जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ यहाँ पे ना। तो जैसे अभी वेग का सूत्र पूछा है, तो वेग बराबर होता है क्या कहते हैं कि विस्थापन बटा समय होता है ना। तो विस्थापन विस्थापन उसके बाद में बटा समय हो जाएगा, है ना। तो ये इसका होता है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। और मतलब किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है ना। तो वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है ना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग का मतलब रोग है? ऑप्शन ये है यकृत, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है अग्न्याशय, ऑप्शन डी है हृदय। तो सही आंसर हो जाएगा इसका यकृत, है ना। तो जो पीलिया यानी जॉन्डिस जो होता है एक घातक रोग है, जिसमें मुख्यतः यकृत प्रभावित होता है ना। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर में मतलब बिलिरुबिन ग्रहण नहीं कर पाती हैं, अतः यह पीला रंग मतलब पीला बिलिरुबिन रुधिर में रह जाता है, और ये पूरे शरीर को मतलब पूरे शरीर में खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे त्वचा व नेत्र जो है पीली पड़ जाती हैं। सबसे पहले आंखें की जो मतलब होती है वहां से मतलब दिखाई देने लगता है ना। अगर समय से उपचार ना हो तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर उपचार होता है तो बहुत आराम से ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। तो ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि एड्स का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा था। तो पहला ऑप्शन है एंटी इंडियन ड्रॉप्ड साइट, और ऑप्शन बी है एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। तो इसका फुल नेम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। ये एचआईवी के मतलब संक्रमण से होता है। एचआईवी का फुल नेम होता है ह्यूमन मतलब HIV, है ना। तो इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है ना। ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है मल्लिनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, है ना। तो 23वें पूछा तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। इनका मतलब इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता वामा देवी तथा इनका मतलब चिन्ह था तो सर्प फण था, मतलब सांप का फण था, है ना। और ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, और ये महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर है ना। ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है क्या है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ये है सारनाथ, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है कुशीनगर। सही आंसर हो जाएगा इसका सारनाथ, है ना। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया, और अरुवेला से ये पहले ऋषिपत्तनम जो कि सारनाथ में पड़ता है, यहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, है ना। तो ध्यान रखना इनकी बातें। जैसे ग्रह त्याग को मतलब ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? तो ग्रह त्याग को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण, है ना। भिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और मृत्यु इनकी जब हुई थी तो उसको कहा गया था महापरिनिर्वाण, ठीक है। और मतलब इनका चिन्ह क्या है? मतलब ये स्तूप है, ठीक है। और इन्होंने सबसे अधिक सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे कौशल देश की राजधानी कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती, है ना। श्रावस्ती लिख जा, ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे।
ठीक है। और बाकी तो चीज़ें और हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि मगध राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है कालाशोक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें क्या है कि अभी मैं बता देता हूँ कि मगध पर शासन करने वाले 3 प्रमुख वंशों में उनके एवं उनके अंतिम शासकों का नाम इस प्रकार है। पहला मतलब हर्यक वंश के हैं नागदशक, है ना, और शिशुनाग वंश के हैं महानंदिन एवं नंद वंश के हैं घनानंद, है ना। तो इसमें से कोई मतलब इसमें से उतना जैसे जैसे इसमें दिए हैं, ना तो नागदशक है, ना महानंदिन है, और ना नंद मतलब घनानंद है, तो इसीलिए इसमें कोई विकल्प दिया ही नहीं गया था, इसीलिए इसमें इसका ऑप्शन ही गलत था, है ना। तो आयोग मतलब जैसा मतलब भर्ती बोर्ड ने माना होगा, तो ये क्वेश्चन चैलेंज करने योग्य था, है ना। अगर आप लोग इस पे कंप्लेंट डाले होंगे तो इसका आंसर मिलेगा, मतलब इसका नंबर मिलेगा। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कौटिल्य। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक, है ना। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप में कुल 3 स्तूप हैं, है ना, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है कन्नौज, तो ऑप्शन डी है थानेश्वर। सही आंसर हो जाएगा इसका कन्नौज, है ना। तो चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री उनकी बहन थी ना, दोनों एक साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी कि ताकि राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके, मतलब प्रदान कर सके, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है महेंद्रपाल, ऑप्शन बी है महिपाल, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है तेजपाल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसका डी होगा, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा में कुछ मतलब कुल 5 जैन मंदिर हैं, ठीक है। कितनी है? 5 जैन मंदिर हैं। प्रथम मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम ने करवाया था, है ना। और उसके बाद में भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने करवाया था, ठीक बात। और क्या है कि जबकि द्वितीय मंदिर का निर्माण जो कि 13वीं शताब्दी में हुआ था, इसका मतलब गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के 2 मंत्री वास्तुकार, उनका नाम था, एक का नाम था तेजपाल और एक का नाम था वास्तुपाल, है ना। तो उन्होंने करवाया था, तो जिसमें डी ऑप्शन दिया गया है तो यही सही हो जाएगा, तेजपाल, ठीक बात। फिर अगला प्रश्न है कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है कौन है? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी है निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन डी है बारबोसा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी, है ना। तो निकोलो कॉन्टी इटली का एक मतलब यात्री था जिसने देव राय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, है ना। फिर अगला प्रश्न है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ऑप्शन ए है खजुराहो, ऑप्शन बी है आबू, ऑप्शन सी है कोणार्क, तो ऑप्शन डी है धारचूला। तो सही आंसर हो जाएगा कोणार्क, है ना। तो सुविख्यात सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। तो ऑप्शन डी है श्री के.एम. मुंशी। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो संविधान सभा के मतलब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने, है ना, और 9 दिसंबर 1946 को जो बने थे वो अस्थायी थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हैं, है ना, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना, जो आर्टिकल 32 कहता है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, है ना। इनमें से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर वह संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधान संवैधानिक उपचार के अधिकार का सहारा लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं
जो उच्च न्यायालय है मतलब राज्य का जो न्यायालय है उसको अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है ना। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी है प्राकृतिक अधिकार। तो सही आंसर इसका कानूनी अधिकार। देखिए पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन इसको अमेंडमेंट करके हटा दिया गया था। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, है ना, परंतु 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से मतलब मूल अधिकार की सूची से हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया था, है ना। तो 300 ए में जोड़ा गया था, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। क्योंकि अगर संपत्ति का मौलिक अधिकार हो जाता तो संपत्ति मतलब उस किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होती, किसी के पास बहुत कम होती, है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इसीलिए उनको जैसे इतना संपत्ति रखने का अधिकार है कि मतलब जैसे वो टैक्सेस देते हैं ना, तो टैक्स भी देते हैं ना, तो इसीलिए मनमानी नहीं हो पाती है उस बात के लिए। तो भारत फिर अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ये है, देखो उस प्रश्नकाल के दौरान कौन था, तो वो तो अब सिंपल सी बात है, मैं इसे डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। उस समय प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन इन शॉर्ट मतलब इन टाइम में कौन है, तो इन प्रेजेंट में तो मतलब ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना, जो कि 25 जुलाई से मतलब एक मतलब पद पर आसीन है ना। फिर अगला प्रश्न फिर चलेंगे। राज्यसभा की समयावधि होती है, ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, है ना। देखिए राज्यसभा के सदस्य की 6 वर्ष अवधि होती है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता क्योंकि वो कभी भंगी ही नहीं होती है ना, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि क्या है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अभी तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। सही आंसर तो वही बात है ना, 6 ही वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है साक्षरता। तो सही आंसर हो जाएगा संख्या। क्योंकि देखिए मतलब प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का आवंटन जो है उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है ना। ये जनसंख्या 1971 की जनगणना पे मतलब काउंट की जाती है। प्रति 10 लाख पर पहले 1 सीटें थी, मतलब जब वो संविधान का मतलब पहला संविधान जब सीटें हुई थी तो प्रति 10 लाख पर 1 सीटों का आवंटन किया था। तभी तो 386 सीटें हुई थी। कितनी सीटें थी संविधान सभा में पहली, है ना। तो पहले 299 मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार सीट का बना देता हूँ। 299 में से मतलब कितने सदस्य, मतलब 284 लोगों ने साइन किया था, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट है संविधान सभा, जब मैं बताऊंगा यहाँ पे वो सीटों की बात हो रही है। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है 80 है ना। ये विधाननगर और विधानसभा की है, क्योंकि विधानसभा की पूछ सकता है, तो 403 है। और विधान परिषद की है, विधान परिषद जो है इसकी सीटों की संख्या 100 है। और राज्यसभा की इसमें 31 सीट है ना, तो इंपॉर्टेंट है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या मतलब कितना होता है। तो ऑप्शन ये है 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन डी है 1/10। तो सही आंसर हो जाएगा 1/10, है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, मतलब एक कुल संख्या का 10वां यानी 1/10वां भाग होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है ना। तो वो पहले का डेटा पूछ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहाँ गया, इसको मैं ये इसे लिखा है, तो यहाँ मतलब 2013 का मैं सेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे जान जाना, उसका कोई इसका फॉर्मेट ऐसे ही चेंज नहीं किया गया, तो जानो। तो उस समय मतलब थे पी सदाशिवम थे, लेकिन इन मतलब प्रेजेंट में कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट होती है ना। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यू ललित, है ना, बोलते नहीं कोई, तो उदय उमेश ललित है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यही पूछा है। और मुख्य सचिव का चयन कौन करता है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राज्य का मुख्यमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री, है ना। तो मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के
नाम से निकाले गए सरकारी आदेश द्वारा होता है। वास्तविक रूप से चयन मुख्यमंत्री द्वारा ही होता है। मुख्य सचिव का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडेट के वरिष्ठतम अधिकारियों में से मतलब किया जाता है ना, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ से किया गया था, है ना, मतलब व्यवस्था कहाँ से किया गया था, तो ऑप्शन है वर्धमान पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गया बिहार, ऑप्शन सी है फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है नागौर राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले से। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में से मतलब त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो कि गांव मतलब गांव खंड जिला स्तर पर बनाई गई थी ना, तो जो पंचायत के चुनाव होते हैं तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से की गई थी, ठीक बात। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो आंसर हो जाएगा 3, है ना। तो भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की व्यवस्था 3 है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल तो 356, और वित्तीय आपातकाल तो 360, है ना। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपातकाल लग ही चुका है, राज्य आपातकाल लग ही चुका है ना, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही लगा था एक, और बहुत मतलब तो फिर ठीक है। फिर अगला प्रश्न पे चलेंगे कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 22। तो सही आंसर हो जाएगा 22, है ना। देखिए भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद तथा मतलब 12 अनुसूचियां, है ना। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ कि कई बार एक सेट में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, चाहे 18 में या कभी पूछा गया था, 16, 17, 18 में शायद पूछा गया था यूपीपी में ही कि संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 का ऑप्शन नहीं दिया था तो 25 दिया था, तो 25 लगाया था और आयोग ने सही माना था, मतलब यूपी बोर्ड भर्ती बोर्ड ने, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड ने 25 माना था। तो क्यों माना था, देखिए भाग एक्चुअली वास्तव में 22 ही है, कोई 23वां 24वां भाग संविधान का नहीं बता सकता है, लेकिन मामला ये है कि इसके उपभाग जोड़ के बना देते हैं ना। तो जैसे 300 मतलब जैसे मान लिया 4 है तो 4 में जैसे 4 है तो 4 में 1 जोड़ दिए 4 का, तो उसको काउंट करके 25 बना था, है ना, ध्यान रखना। लेकिन वास्तव में भाग 22 हैं और 22 ही रहेंगे, मतलब अमेंडमेंट करोगे ही तो जोड़ोगे उसमें, है ना, तो वही चीज होती है, गणना की दृष्टि से अलग चीजें होती हैं। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है, तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरला। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, है ना। देखिए कि क्या है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विघटित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। यह आंध्र प्रदेश के मतलब के 10 उत्तर पश्चिमी जिला से मिलकर बना है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद 10 वर्षों तक तथा तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी बनी रहेगी। और तेलंगाना क्षेत्रफल में 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है ना, तो ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है, महारत्न का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए है ओएनजीसी और एनटीपीसी, ऑप्शन बी है भेल और गेल, ऑप्शन सी है ओएनजीसी एंड गेल, ऑप्शन सी है कोल इंडिया एंड शेल, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, है ना। मतलब भेल होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, और गेल होता है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, है ना, ठीक है। तो इसका है, और इसमें कुछ और मैं बता ही देता हूँ फिर बार। तो मतलब 13 कंपनियों को महारत्न तथा 16 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो 13 कंपनियां मैं एक बार लिखा ही देता हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ 13 कंपनी जो तो 13 जो है यहाँ लिख देता हूँ, 13 महारत्न कंपनी, है ना, महारत्न 13 महारत्न कंपनी कौन कौन है। एक है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो इन शॉर्ट में लिखूंगा भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है इसका फुल नेम। और दूसरा है यहाँ मैं लिख देता हूँ गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल जिसे बोलते हैं, GAIL होता है ना। उसके बाद में तीसरी है NTPC, है ना, NTPC का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, NTPC हो गया। चौथा है स्टील
इंडिया स्टील अथॉरिटी सेल SAIL सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है ना। पांचवा है कोल इंडिया लिमिटेड CIL है ना, कोल इंडिया लिमिटेड। और छठा है IOL है, IOC है ना, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। और सातवां है ONGC है ना, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। उसके बाद में आठवां में क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और उसके बाद में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, मतलब नवा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। उसके बाद में क्या है, इंडिया लिमिटेड है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 10वां है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और 11वां है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और उसके बाद में मतलब 12 है ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एक छूट गया था, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। 13 महारत्न कंपनियां हो गई। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है। ऑप्शन उस समय जो भी थे तो रघुराम जी राजन थे, लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट हमें क्या है कि देखना है कि इस समय जो भी है मतलब 2016 तक रहा इनका कार्यकाल, मतलब कौन थे, तो इस समय शक्तिकांत दास है ना, ये भी इम्पोर्टेंट रखना वर्तमान में। एगमार्क है मतलब अंडा उत्पाद हेतु सहकारी संस्था। ऑप्शन बी है कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था। ऑप्शन डी है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन पर मोहर। और ऑप्शन डी है उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता व आश्वासन मोहर। तो सही आंसर हो जाएगा खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है ना, तो ध्यान रखना। तो एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। ये उत्पाद भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षीकरण निदेशालय द्वारा परिभाषित मतलब निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं। एगमार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अधीन किया जाता है। ठीक बात। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार योजना मतलब किसके लिए है। ऑप्शन है भारत के प्रत्येक नागरिक। ऑप्शन बी है केवल वह भारतीय नागरिक जिनके पास मतदान कार्ड है मतलब पहचान पत्र कार्ड। और फिर उसके बाद में सी है गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति है ना। और ऑप्शन डी है केवल सरकारी क्षेत्रों मतलब केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों के लिए। तो ऐसा ऑप्शन सही एक ही हो जाएगा, मतलब सब प्रत्येक व्यक्तियों के लिए आधार अनिवार्य है ना। तो आधार कार्ड प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान EUI यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो ये इसका मतलब ये इसका हो जाएगा क्या द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत भारत के सभी निवासियों को जारी मतलब की जाने वाली 12 अंकों की मतलब एक रैंडम संख्या होती है। ठीक है, आधार के बारे में बता रहा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न यानी छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन ये है लेन देन की लागत में वृद्धि। ऑप्शन ये है लेन देन की लागत में वृद्धि। ऑप्शन बी है बाजार में लेन देन की कम मात्रा। ऑप्शन सी है कुल उत्पादों में गिरावट। ऑप्शन डी है उत्पाद कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि उत्पादन में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों के सीमांत उत्पादन के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिकों की आवश्यकता मतलब होती है उससे अधिक लोग काम करते हैं तो उसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके मान लिया गांव में हम लोग के पास, मान लिया एक बात बता रहा हूँ, किसी के पास या मान लिया हमारे ही पास है, मान लिया हमारे पास 2 बीघे खेत है या 3 बीघे खेत मान लो, तो उसमें अगर परिवार के सदस्य मान लिया 4-5 सदस्य हैं तो उस 2 बीघा में खेत में चारों लोग काम कर रहे हैं, जबकि एक लोग काम करने के लिए पर्याप्त है। तो वो केवल काम नहीं कर रहे हैं, बस केवल दिखावा का मतलब ये नहीं है, लेकिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन होता था ना तो दूसरा काम कर लेते। तो लगता तो है कि काम कर रहे हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं, समझ लो। जैसे मान लिया अब एग्जाम्पल मैं नौकरी का ही दे देता हूँ। जैसे मान लिया कई लोग आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन नौकरी तो उसमें से मान लिया जैसे वैकेंसी ज़्यादा निकली है, कम निकली है, तो जितने भी फॉर्म डले सारे तो हो नहीं जाएंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे।
अगला प्रश्न है कि 31 से चारकुला नृत्य मतलब किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। तो चारकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्रवासियों यानी उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इसमें मतलब घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े मतलब रखे जाते हैं और जिन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है ना। उत्तर प्रदेश के अन्य जो नृत्य हैं कौन कौन है? ख्याल है, रास है, झूला है, मयूर है, धोबिया है, कठफोड़वा है, जोगिनी है, धीवर है और सौरा, कर्मा, पासी, घोड़ा और धुरिया, है ना, इत्यादि ये सब नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जब भी उत्तर प्रदेश का मतलब प्रदेश का राजकीय नृत्य पूछेगा तो राजकीय नृत्य जो भी पूछेगा तो ये ध्यान रखना लगेगा कथक, है ना, कथक ही होता है, कथक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो ऑप्शन मतलब पेरिस, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। सही आंसर रहेगा टोक्यो उस समय, है ना। तो जो 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन टोक्यो के जापान 2020 में संपन्न होना था, लेकिन कोविड की महामारी के कारण इस खेल को 2021 में किया गया, जो कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल 2024 में पेरिस में तथा 34वां जो है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रस्तावित है ना। तो 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक बात, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर अगले प्रश्न में कि लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 में यूएस डबल चैंपियनशिप जीता है? ऑप्शन ए है महेश भूपति, लिएंडर पेस हैं, ऑप्शन बी है क्या है कि माइकल ब्रायन और बॉब ब्रायन, ऑप्शन सी है लिएंडर पेस और रैडेक स्टेपानेक और ऑप्शन डी है महेश भूपति एंड माइकल ब्रायन। तो सही आंसर हो जाएगा इससे लिएंडर पेस एंड रैंडेक स्टेपानेक, है ना। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ सही है। ठीक है, तो वर्ष 2013 के यूएस डबल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब लिएंडर पेस, भारत यम रेडेक स्टेपानेक गणराज्य की जोड़ी ने मतलब अलेक्जेंडर पिया ऑस्ट्रेलिया यम ब्रूनो सुआरेस ब्राजील की जोड़ी को पराजित कर दिया, मतलब पराजित करके जीता। ठीक बात। वर्ष 2021 का यूएस ओपन जो है युगल वर्ग में खिताब जीतने वाले का खिताब जो है जे सैलिबसी यूके और राजीव राम जो है अमेरिका ने जीता है। ठीक बात। फिर अगले प्रश्न चलेंगे कि क्या है कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए है सुभाष गुप्ता, ऑप्शन बी है लाला अमरनाथ, ऑप्शन सी है एल जयसिन्हा, ऑप्शन बी है रमन लांबा, मतलब डी ऑप्शन। तो सही आंसर है रमन लांबा, है ना। तो 23 फरवरी 1998 को भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा की मृत्यु पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल ढाका बांग्लादेश में हुई थी। फॉरवर्ड शॉट लेग पर मतलब क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग कर मतलब फील्डिंग के दौरान मेहराब हुसैन द्वारा हिट की गई गेंद सिर पर लगने के वजह से इनको लंबा की गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन ए है क्या है लसामा, ऑप्शन बी है और पीटी उषा, ऑप्शन सी है कमलजीत सिंधु, ऑप्शन डी है क्या है के मल्लेश्वरी। तो सही आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू, है ना। कमलजीत संधू पूर्व भारतीय महिला एथलीट हैं। इन्होंने वर्ष 1970 ईस्वी में बैंकॉक एशियन गेम्स की 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता था। वह भारत की पहली महिला एथलीट है जिसने किसी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक बात। तो वर्ष 2021 मतलब के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है गन्ना उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या है कर्नाटक तीसरे नंबर पर। ठीक बात। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है आर्गन। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो हरित गृह ने ग्रीन हाउस जो होती है गैसों वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशेष एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 38, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विस्फोटों के कारण, ऑप्शन बी है गंदे खुले नालों के कारण, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, ऑप्शन डी है अम्लीय वर्षा के कारण। सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण, है ना। मथुरा की तेल शोधन कारखाना मतलब तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित CO से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचाती है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन विकसित किया गया है। इसके तहत स्मारक के चारों तरफ उत्सर्जन मानकों का मतलब कड़ाई से पालन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वो यूनेस्को में शामिल है ना, तो उसका सुरक्षा करना ही मतलब वो होता है, क्योंकि कई लोग मतलब पर्यटक लोग मतलब कई पर्यटक लोग आते हैं देखने, तो इम्पोर्टेंट है ना, वही एक धरोहर के रूप में वह है कि मतलब आर्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय दल के प्रभाव मतलब कौन थे? तो इसका अभी कौन थे, तो इसको मुझे बताना है, क्या बताना है कि कौन थे जाने वाले पहले भारतीय दल कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भाभा, ऑप्शन बी है डॉक्टर SJ कासिम और डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर SJ कासिम, है ना। तो आर्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर SK कासिम थे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ये है 1 से 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 से 7 जनवरी, ऑप्शन सी है 25 से 31 दिसंबर, ऑप्शन डी है 15 से 22 सितंबर। तो सही आंसर हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर, है ना। तो WW इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा क्या कहते हैं 1 से 7 अक्टूबर के मध्य वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है ना। अतः निकटतम उत्तर मतलब विकल्प यही हो जाएगा, क्योंकि 8 दिया तो 7 कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। ठीक बात। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन है, तो ऑप्शन ए है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ऑप्शन बी है दक्कन के पठार में, ऑप्शन सी है गोदावरी डेल्टा में, ऑप्शन डी है महानदी की डेल्टा में। तो सही हो जाएगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो सुंदरवन ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों का तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक बात। तो मैंग्रोव के लिए है ना, मैंग्रोव वन के लिए मतलब मैंग्रोव जो है मैंग्रोव जो वन होता है ना, उसके लिए एक वो चलाया गया था, अरे क्या मिष्ठी योजना। ठीक है, मिष्ठी योजना, है ना, इसकी देखभाल की इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, करंट का है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामनगर नैनीताल, ऑप्शन बी है दुधवा लखीमपुर, ऑप्शन सी बंदीपुर राजस्थान, ऑप्शन डी है काजीरंगा असम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रामनगर नैनीताल। ठीक बात। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में स्थित यह 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी, है ना। तो दुधवा उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व सब उत्तर प्रदेश में है। अंसी, बंदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल ये सब कर्नाटक राज्य में स्थित है ना, कर्नाटक में है। अंसी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है। ठीक है, और कर्नाटक में है। ठीक बात। काजीरंगा, डिब्रू साहिब, मानस नामेरी सब असम राज्य में स्थित है। डिब्रू साहिब, काजीरंगा, मानस नामेरी सब असम में है। राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है ना, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है नर्मदा। सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के बाहर पश्चिमी तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से होता है ना, आंशिक ग्लेशियर से होता है, या हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती हुई
नामचा बरवा शिखर के पास अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, जिसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक बात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है कावेरी। सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है तथा इन दोनों पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में है, मतलब भ्रंश घाटी है जिसमें नर्मदा नदी मतलब नर्मदा बहती है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण इन्हें डेल्टा का मतलब डेल्टा स्थान नहीं बनाती, जबकि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक बात, यानी कि ज्वार नद का निर्माण करती है। ठीक बात। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, है ना। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से मतलब उद्मित होती है और राजस्थान में प्रवाहित होती है ना। उसके बाद इस नदी का मतलब इस नदी में ये मतलब उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है ना। तब विकल्प कल्पक्कम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मतलब कल्पक्कम स्थित है बता रहा है, तो तेल शोधनशाला। ऑप्शन है विद्युत जल शक्ति विद्युत शक्ति ग्रह। ऑप्शन और उसके बाद में क्या है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन डी है परमाणु परीक्षण स्थल। तो सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, है ना, तमिलनाडु में स्थित है। मैं लिखवा देता हूँ, कैगा जो है कर्नाटक में है। ठीक है, कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, काकरा पावर अरे यार ये तो काकरा पार ये गुजरात में है और नरौरा ये यूपी में है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पृथ्वी का अक्ष झुकाव नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ऑप्शन है कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी है मकर रेखा पर, ऑप्शन सी है ध्रुवों पर, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भूमध्य रेखा पर, है ना। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो वो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती है। जैसे मान लिया ये पृथ्वी है तो पृथ्वी ऐसे मतलब 23.5 डिग्री, मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये ऐसे करके झुकी है और ये आपका ये मतलब ये ऐसे है, तो यहाँ से यहाँ ये 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी है तो सूर्य का प्रकाश जैसे आता है तो तीन अगर ऐसे ऐसे हो, एक ये कर्क रेखा है और ये भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा, तो इसकी प्रकाश जैसे यहाँ पे मतलब सब जगह पड़ती। अगर डायरेक्ट अगर ऐसे 90 डिग्री पे होती तो डायरेक्ट ये इसी पे नहीं पड़ती क्या, भूमध्य रेखा पर पड़ती। तो इसीलिए यही बता रहा हूँ। ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी है ध्रुवीय उच्च वायुभार, ऑप्शन सी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी है अनियत वाही हवाएं। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अपकेंद्रीय बल के परिणामी बल के स्वरूप होती है। अर्थात पृथ्वी का गोला जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वहां चंद्र का आकर्षण बल पृथ्वी के अपकेंद्रपसरित बल की अपेक्षा अधिक हो जाता मतलब अधिक मात्रा में हो जाता है, फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी का गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहां केंद्र पारासरित बल का मतलब परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, वो फलस्वरूप वहां निम्न ज्वार मतलब निम्न ज्वार का अनुभव होता है ना। तो ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है दक्षिणी अफ्रीका। तो अमेरिका से आंसर आ जाएगा एशिया, है ना। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें से एशिया क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दृष्टि से दोनों से बड़ा है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका है कि 144.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अन्य जो मतलब क्षेत्रफल में इस प्रकार से जैसे अफ्रीका का है 30.06 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और उत्तरी अमेरिका का है 24.05 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और दक्षिण अमेरिका का है 17.90 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका का 13.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यूरोप का है 9.93 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का 7.70 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भाई। और फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, इसमें 80 प्रश्न है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ।
प्रश्न संख्या 50 है, गोभी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? ऑप्शन ए है सब्जी के नाम, ऑप्शन बी है मरुस्थल, ऑप्शन सी है चक्रवाती तूफान, ऑप्शन डी है शीतोष्ण घास के मैदान। सही आंसर हो जाएगा इसका मरुस्थल, है ना। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। गोभी और कालाहारी, अटाकामा, सहारा, टकला मकान स्थल ही हैं। जैसे सहारा है अपने यहाँ पर क्या थार है, तो ये मरुस्थल के उदाहरण है। ठीक बात। वो जीवाश्म किस प्रकार मतलब जीवाश्म किस प्रकार के शैल यानी रॉक्स में पाई जाती है? ऑप्शन ए अग्नेय, ऑप्शन बी है परतदार चट्टान, ऑप्शन डी है रूपांतरित, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवाश्म होता है ये मतलब परतदार चट्टान में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन लगा है ये गलत लगा दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन यही सही है। ठीक है, तो चट्टान के एकत्र होकर नीचे जमा होने के अवसादी सेल का निर्माण होता है, जिसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल कहते हैं, है ना, परतदार शैल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म खनिज तेल इसी प्रकार की मतलब चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा में कमी होती है, मतलब किसकी कमी होती है? ऑप्शन है मैग्नीज, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन, है ना। तो भारत की मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, मतलब सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन, ऑप्शन ए है मतलब ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, जिनमें नाइट्रोजन का भाग मतलब सर्वाधिक होता है, जैसे 78.08% होता है। इसके बाद ऑक्सीजन है 20.95% और आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और नियान है 0.002% एंड अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, और क्या है कि मतलब क्या है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए व्यापारिक पौने, ऑप्शन बी पछुआ पौने, ऑप्शन मानसूनी पौने, ऑप्शन डी है ध्रुवीय पौने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मानसून पौने। ठीक है, तो मानसून हवाएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं, जिनकी दिशा ऋतु में मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाती है। यह हवा ग्रीष्म ऋतु में 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, और ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त मतलब अंटार्कटिक वृत्त तक, और ऑप्शन सी है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, ऑप्शन डी है आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। ठीक है, तो सामान्यतः कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य के मध्य के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय विश्व सर्वाधिक वर्षा वाले वर्षा वाले वन क्षेत्र इसी कटिबंध में आते हैं। ठीक बात, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ऑप्शन ए है ओस, ऑप्शन बी है कोहरा, ऑप्शन सी है धुआं, ऑप्शन डी है पाला। सही आंसर हो जाएगा धुआं, है ना। तो जल के गैसीय रूप का ठोस एवं हिम तरल में रूपांतरित ही संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ओस, कोहरा और धुआं पाला में, जो पाला मेघ वर्षा संघनन के रूप में, जबकि धुआं धुंध जो है धुंध उसमें है संघनन में, लेकिन धुआं नहीं है। ठीक है, तो ओस कह सकते हो, कोहरा, धुंध, पाला, मेघ मतलब बादल, वर्षा जो होती है, ये सब संघनन है लेकिन धुआं नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, इग्लू है। ऑप्शन ये है काला हांडी खाना बदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु, ऑप्शन सी है गुंबद के आकार एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो सही सी ऑप्शन, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इग्लू कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया गया एक प्रकार का घर होता है ना, इसमें एस्किमो जनजातियां होती हैं। इग्लू होता है, ऑल होता है, एन इजिबा, तिपी, ये सब अलग अलग इनके घर के नाम हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें इग्लू जो है ये बर्फ के घर होते हैं। ठीक बात। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है मतलब इसमें ऐसा दिया गया है कौन कौन सा है, ऑप्शन अभी नीचे आएगा, पवन ऊर्जा, कोयला, ज्वार शक्ति, पेट्रोलियम। तो इसमें बताना है ऑप्शन कौन कौन सा सही है ऑप्शन। तो इसमें देखिए ये तो कुल मिला के पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति है ना, ये परंपरागत ऊर्जा है, यही आप मेन जानिए, इंपॉर्टेंट है ना। तो यही है पवन ऊर्जा, पवन और ज्वार शक्ति, है ना, तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक,
तो दोनों है पवन और ज्वार शक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी है गोरखपुर। तो सही ऑप्शन डी है इटावा। तो सही आंसर हो जाएगा इटावा, है ना। इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में मतलब बब्बर सफारी प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक बात। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का भारत का मतलब उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का भारत की आबादी का कितना परसेंट है? ऑप्शन है 16.4, ऑप्शन ए है 16.4, ऑप्शन बी है 23.2, ऑप्शन सी है 11.1, ऑप्शन डी है 13.2। तो सही आंसर हो जाएगा 16.4, है ना। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग 16.51% है, अतः निकटतम विकल्प एक ही है, मतलब यही माना जाएगा। ठीक बात। तो ये भी ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश की सकल जनसंख्या गणना जो हुई थी 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो इसका हो जाएगा 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश के आबादी, मतलब 2011 के अनुसार। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस समय मतलब वीएल जोशी थे, लेकिन इन प्रेजेंट आनंदीबेन पटेल है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, है ना। तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना। ठीक बात। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है? ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन बी है 9, डी है 9। तो सही आंसर हो जाएगा 8, है ना। तो मैं इसको उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। यह राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, है ना। तो उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या पूछी गई है, ना कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, तो दोनों में तो काउंट करने। लेकिन इस मतलब यूपीएससी ने इस प्रश्न को डी माना है ना। तो यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन करवाता है ना, तो ये मतलब त्रुटिपूर्ण है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिनकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है ना। इस संदर्भ में मतलब असम, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 7 सीमाएं लगती हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपने पढ़ लेना, लेकिन तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है हाथरस, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी है संत रविदास नगर, इसको भदोही कहते हैं। देखिए एक बात बता दें, वैसे तो जिला सबसे छोटा हापुड़ है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है, उसके बाद में दिए गए विकल्पों में उत्तर प्रदेश सबसे कम आबादी वाला जिला संत रविदास नगर भदोही है, जिसका क्षेत्रफल क्या है कि 1015 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या पत्रिका के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिला मतलब सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, जिसका 606 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। ठीक बात। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, सबसे क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। तो ध्यान रखना। फिर क्या है कि अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी है क्या कहते हैं राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक बात। तो अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान या उपबंध किया गया है कि राज्य सभा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, जो संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा में भर्ती और सेवा की शर्तें संसद के अधिनियम द्वारा विनियमन, इन अधिकारों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इन अधिकारियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है एक जिला में सामान्य प्रशासन का मुख्य प्रमुख होता है। ऑप्शन ए है पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी है जिला न्यायाधीश, ऑप्शन सी है जिला अधिकारी, ऑप्शन डी है जिला विकास अधिकारी। सही आंसर हो जाएगा जिला अधिकारी। ठीक है, तो एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख जिला अधिकारी होता है, या जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी और संपन्न प्रतिनिधि होता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। सही आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है,
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है पुलिस को किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्य रूप से किस समय सीमा के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है? ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी है 48 घंटे। सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे। लेकिन ये जो इसमें क्या है कि जैसे यात्रा काउंटिंग नहीं की जाती है। ठीक है, तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जो है 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। ठीक बात। फिर अगला प्रश्न है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा इसका ऑप्शन मतलब हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है ना, पूरा ये लिखा ही नहीं गया है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है न्यायालय सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा जीवन जीने का अधिकार है? तो ऑप्शन ये है 21, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो सही आंसर हो जाएगा 21 है ना। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का मतलब गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें नींद का अधिकार, सोने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, सारी अधिकार इसी में है। शादी करने का अधिकार, अपना पार्टनरशिप चुनने का अधिकार, सारे अधिकार 21 में दिए गए हैं, है ना। उसके बाद में क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक बात। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अध्यक्ष मतलब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस परिषद का गठन 19 नवंबर 1998 में किया गया था। ठीक बात। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा इसका गोवा। ठीक बात। कि माओ के नेतृत्व में हुई चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर तथा कथित नक्सलवादी आंदोलन भारत में पहली बार वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक क्षेत्र के नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। वर्तमान में यह झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना इत्यादि राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। और अग्नि 5 क्या है? ऑप्शन ए है भारत द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परमाणु बम, ऑप्शन बी है सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल, ऑप्शन सी है भारत में निर्मित भारी बम वर्षक विमान, ऑप्शन डी है भारत में निर्मित नई इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग मशीन। सही असर हो जाएगा सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है ना। तो अग्नि 5 सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इसको जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया था, है ना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक बात। भारत तथा अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर परस्पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक बात। तो 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग। तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश के साथ हैं? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक बात। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश की मध्य तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो INS विभूति, INS सिंधु रक्षक, ऑप्शन मतलब सी है INS सिंधुवर्धन, ऑप्शन डी है INS विक्रमादित्य। सही आंसर हो जाएगा INS सिंधु रक्षक, है ना। तो 2013 की बात है को भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक विस्फोट के बाद लगी तीव्र आग के मतलब बाद 18 सैनिकों सहित मुंबई डॉकयार्ड में डूबकर नष्ट हो गई। ठीक बात। तो सिंधु घोष श्रेणी की यह पनडुब्बी 24 सितंबर 1800 मतलब क्या है कि 1997 को मतलब डिकमीशन कर दी गई, मतलब इसको रद्द कर दिया गया। ठीक बात। क्या हुआ कि फिर अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहे हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। सही हो गया। उस समय 2013 के डेटा के अनुसार झारखंड में ही था। ठीक बात। तो इसको पढ़ लेना इसमें।
फिर अगले प्रश्न पे चलेंगे कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है। ऑप्शन ए है प्रदीप वसंत नायक और ऑप्शन बी है अनिल कुमार ब्राउने और ऑप्शन सी है बिमल कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अनिल कुमार ब्राउने, है ना। तो प्रश्न के काल के दौरान यही थे, तो इसके बारे में सारी चीजें पढ़ लेना। और इस समय भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल, है ना, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। ठीक है, अगले अगले प्रश्न में चलेंगे कि अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना। ऑप्शन ये है सैयद इब्रे अब्बास, ऑप्शन बी है अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन सी है शिव कीर्ति सिंह, ऑप्शन डी है नीना दावुलूरी। तो सही आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य, है ना। तो ये करंट का मतलब उस समय तो वर्तमान में स्टेट बैंक के निदेशक दिनेश कुमार खारा है ना। ये भी बस अगला प्रश्न है, फेनिल क्या है। ऑप्शन ये है कि यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, ऑप्शन बी है मलेरिया की नई दवा, ऑप्शन सी है अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, ऑप्शन डी है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक नागरिक हवाई अड्डा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ तूफान था, है ना। तो ये करंट का पढ़ लेना, उस समय था, पुराना डेटा है। और 80 है कि एंजेला मार्केल कौन है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री, ऑप्शन बी है जर्मनी की चांसलर, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया की नई प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा जर्मनी की चांसलर, है ना। ठीक है, तो मतलब एंजेला मार्केल जर्मनी की राजनीतिक और क्या कहते हैं 2005 में जर्मनी की चांसलर बनी, है ना। तो मार्केल 2000 के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जर्मनी का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।